हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी हम यहाँ यूपीपीसीएल प्रीलिम टेस्ट सीरीज 2023 के लिए कर रहे हैं। अभी हम 9 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और 10 टेस्ट के भी हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन करेंगे, जो कि 10 टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं 101 क्वेश्चन से। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि और जैव विविधता उपरोक्त में से कौन सा धारणीय विकास के अंतर्गत सम्मिलित है? तो धारणीय विकास के अंतर्गत तो सभी सम्मिलित है। जल भी की भी जरूरत है, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि और जैव विविधता, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम धारणीय विकास की बात करें तो ये क्या है? ये आर्थिक विकास की अवधारणा है। इसका मतलब क्या? पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना, ठीक है, पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना उसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखते हुए वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही क्या है? सतत विकास। अगर सतत विकास की बात करेंगे, इस शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ था? तो इसका प्रयोग हुआ था विश्व संरक्षण रणनीति रिपोर्ट में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विश्व संरक्षण रणनीति रिपोर्ट में सबसे पहली बार प्रयोग हुआ था सतत विकास का। ये रिपोर्ट क्या किसके द्वारा जारी की गई थी? ये जो जारी की गई थी IUCN के द्वारा। IUCN तो पता है, IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, हेडक्वार्टर ग्लांड स्विट्जरलैंड में। और सतत विकास की बात करें कि इसकी स्पष्ट और विस्तृत व्याख्या की बात करें, ठीक है, शब्द का हुआ था विश्व संरक्षण रणनीति में, IUCN की रिपोर्ट में। और विस्तृत व्याख्या की बात करें तो विस्तृत व्याख्या हुई थी वर्ष 1987 में। हमारा साझा, जो आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर, ये किसके द्वारा करी गई थी? WCED के द्वारा। इसे क्या ब्रेटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो सतत विकास के बारे में सारी चीज़ें याद रखनी है। प्रथम शब्द की स्थापना, मतलब शब्द की शुरुआत कब हुई थी? विश्व संरक्षण रिपोर्ट IUCN में। और अब विस्तृत व्याख्या 1987 में हमारा साझा भविष्य, अवर कॉमन फ्यूचर की WCD रिपोर्ट में, जिसे ब्रेटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत 5 क्षेत्र आते हैं जो कि यहाँ ऑप्शन में दे रखे हैं: जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि और जैव विविधता। ठीक है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? अगर रोजवुड की बात करें, रोजवुड उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। सागवान की बात करें तो उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन में पाया जाता है। यूकेलिप्टस की बात करें तो शीतोष्ण सदाबहार वन में पाया जाता है। चीड़ की बात करें तो शीतोष्ण पर्णपाती में नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है शीतोष्ण सदाबहार में, सदाबहार वन में पाया जाता है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और शीतोष्ण सदाबहार वन की बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं तटीय प्रदेशों में। ठीक है, मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में। जनरली कहाँ पाए जाते हैं? ये है कि महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर, जैसे कॉन्टिनेंट है तो इसके पूर्वी किनारों पर, जैसे अमेरिका का पार्ट है ये, तो यहाँ दक्षिणी पूर्वी इन किनारे पर। और साउथ अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील पर। यहाँ दृढ़, मतलब कठोर और मुलायम दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं, जैसे चीड़ हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, ठीक है, आदि पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगर शीतोष्ण पर्णपाती वन की बात करें तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? इसके उदाहरण हैं बंज, ऐश और बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है, जो सामान्यतः अखबारी कागज बनाने में के काम आते हैं। ठीक है, तो उपरोक्त निम्न में से किस प्रकार के वन की विशेषताएं हैं? ये विशेषताएं हैं शंकुधारी वन की। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये उत्तरी गोलार्ध, जैसे ये विषुवत रेखा हो गई, इसके उत्तरी गोलार्ध के 50 से नीचे हो 50-70 डिग्री अक्षांशों पर। इनको टैगा वन भी कहा जाता है। ये वन क्या अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर होते हैं और हिमालय के ऊंचाई वाले भाग में भी ये वन पाए जाते हैं, जैसे चीड़ हो गया, देवदार हो गया, ये इन वन के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधों से एक परजीवी पौधा है। तो परजीवी पौधा आर्किड और ब्रोमीलायड, ये दोनों ही परजीवी पौधे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये और भी दोनों। तो आर्किड और ब्रोमेलाइड क्या है? ये उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के परजीवी पौधे हैं।
और ब्रोमीलाइट क्या करता है, ये अपनी पत्ती में क्या करता है, जल को संचित करने की क्षमता रखता है। और मेंढक जैसे प्राणी क्या करते हैं, इन जल के पॉकेट का उपयोग कर अंडा देने के लिए करते हैं। वर्षा वनों में क्या, वही जो वर्षा वन होते हैं इन्हीं में क्या है, वही वनस्पतियाँ पनप सकती हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें छाया बढ़ने की क्षमता होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथनों कारण दिए हुए हैं। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान अधिक होता है, तो बिल्कुल ठीक है। कारण पढ़ते हैं। दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि रात में के समय क्या होता है, रात के समय ये ऊष्मा को मुक्त करते हैं, जिससे क्या होता है, नगरों का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और इसके अलावा की बात करें तो नगर में जो भीड़ वाले ऊंचे भवन होते हैं गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो ये कारण बिल्कुल ठीक है कथन का, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलावा एलावट जल में एक प्रकार का डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, सूसू। तो इसमें कौन सी, अंधी डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है, अंधी डॉल्फिन जिसे सूसू कहा जाता है एलावट जल में। और सूसू की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, ये भी बिल्कुल ठीक है और ये भी दोनों सही है। क्योंकि अगर शुद्धता का पता कैसे चलता है, क्योंकि ये क्या है, प्रदूषित जल में जिंदा नहीं रह पाती। रसायन की मात्रा अगर ज़्यादा हो गई, रसायन की अत्यधिक मात्रा होने पर क्या होता है, ये गैर औपचारिक औद्योगिक और शहरी गंदगी की प्रजातियों को नष्ट कर देती हैं। ठीक है, मतलब शुद्धता में ही रहती हैं। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। इन्होंने क्या पूछा, सत्य कथन, तो सत्य कथन दोनों नहीं है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साइनोबैक्टीरिया केवल स्थलीय वायुमंडल में पाए जाते हैं। नहीं, साइनोबैक्टीरिया क्या है, सुप्रेषित सूक्ष्म जीव हैं। ये क्या जलीय में भी पाए जाते हैं और स्थलीय, दोनों में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। तो इसका ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया प्रमुख जैव उर्वरक की भूमिका निभाता है, ये बिल्कुल ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। तो क्या होगा, उपरोक्त कथन में से कौन सा सत्य कथन, सत्य कथन की बात करें तो दूसरा सही है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण योजना में भारत के गंगा के मैदान को किस वर्ग में रखा गया है। कोपेन ने विश्व जलवायु वर्गीकरण में औसत मासिक तापमान तथा वर्षण के आधार पर किया है। ठीक है, जलवायु का वर्गीकरण किसमें किया है, औसत मासिक तापमान और वर्षण के आधार पर। तो गंगा के मैदान में किसमें रखा है इसने, CWG में रखा, मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जो शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून है, शुष्क शीत ऋतु वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दक्षिण गंगोत्री भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र है, बिल्कुल सही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1983-84 में। ठीक है, वर्तमान में अंटार्कटिक में भारत के 2 परिचालित स्टेशन मैत्री और भारती हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो मैत्री की स्थापना कब हुई थी, ये 1988-89 के बीच, और भारती की हुई थी 2012 में। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन ही करेक्ट हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो असत्य। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि कौन सा पहला बना था। ये एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि दक्षिण, मतलब सीरियल से बताइए कि पहला कौन सा बना था। तो दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती, ऐसे भी याद रख लीजिए, SMB। अगर इसकी बात करें तो 1983 में स्थापना हुई थी इसकी, 1988 में, और इसकी 2012 में। ठीक है, 83-88-12 SMB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित, तो ये कहाँ अवस्थित है, ये है नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। ये किसको समर्पित है, ये है पर्यावरणीय एजुकेशन, शिक्षा को समर्पित है। ठीक है, और ये सतत समाज की स्थापना पर विश्वास रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया था, 16 सितंबर को, बिल्कुल ठीक है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया था, 19 नवंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को।
ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब से मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है 1970 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित है। नहीं, बिल्कुल समान रूप से वितरित नहीं है। ये क्या है? सर्वाधिक जैव विविधता क्या? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, जैसे पृथ्वी की बात हो रही है तो पृथ्वी में जैव विविधता क्या? ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उसमें है। न्यूनतम जैव विविधता की बात करें तो ये ध्रुवों पर है। ठीक है, अधिकतम कहाँ है? विषुवत के क्षेत्र में, और ये ध्रुव। तो जैव विविधता क्या है? भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ेंगे तो क्या बढ़ती है? तो अगला ऑप्शन नहीं, पहला तो गलत हो जाएगा। जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, तो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो बढ़ती है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने क्या पूछा? सत्य कथन, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। केवल 2। भूमध्य रेखा पर क्या? गर्म जलवायु और अधिक वर्षा होती के कारण क्या होता है? पौधे और जीवों को ना विकास के लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं, और ध्रुव पर इस दशाओं का अभाव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन का कारक है? तो जलवायु परिवर्तन का कारक प्रदूषक बिल्कुल है, जलवायु परिवर्तन का ग्रीन हाउस गैस भी है, और ओजोन परत का क्षरण भी है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मुख्य ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? जैसे जलवाष्प, सबसे अधिक मात्रा में है ये जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये बिल्कुल ध्यान रखना कि ये सारी क्या है? ग्रीन हाउस गैस, और ये क्या प्रदूषण के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं। ओजोन की बात करें तो ये ओजोन अप्रत्यक्ष रूप से है। ओजोन क्या है? ओजोन परत जो है कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल के निचले भाग में, जो कि 90% होती है, जिसमें उसमें क्या होती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अवशोषित करती है, जो समताप मंडल को क्या करती है? गर्म करती है, और पृथ्वी से आने वाले इंफ्रारेड रेडिएशन को अवशोषित करके क्या है? क्षोभ मंडल को गर्म करती है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। तो ये दे रखा नेशनल पार्क और राज्य। अगर बाल परिक्रम की बात करें तो ये कहाँ है? ये है मेघालय में। और चंदौली की बात करें तो चंदौली महाराष्ट्र में, हेमिस लद्दाख और अंसी कर्नाटक। 1, 2, 3, 4, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्यताप, तुषार और वायु द्वारा चट्टानों में विघटन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं यांत्रिक अपक्षय। अपक्षय क्या है? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रासायनिक अपक्षय। ठीक है, उसमें कौन कौन सा था? ऑक्सीडेशन की बात हो गई, और कार्बोनेशन। ठीक है, वो अगर इसकी यांत्रिक अपक्षय की बात करें, जो आंसर है हमारा, तो इसमें क्या है? सूर्यताप की बात करें, सूर्यताप, तुषार और वायु द्वारा। ठीक है, और अगर जैविक अपक्षय की बात करें तो इसमें क्या? मनुष्य और जीव जंतु और पौधे की बात होगी। ठीक है, ध्यान रखना, रासायनिक में ऑक्सीडेशन एंड कार्बोनेशन, और यांत्रिक में सूर्यताप, तुषार, वायु, जैविक में मनुष्य, जीव जंतु और पौधे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। C40 शहर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो C40 शहर सम्मेलन है जलवायु परिवर्तन से। C40 क्या है? मतलब शहर सम्मेलन विश्व के क्या? बड़े शहरों का समूह है। इसका उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 2005 में, और इनकी जनसंख्या बात करें C40 की तो 300 मिलियन है लगभग, और कुल जीडीपी की बात करें तो जीडीपी का कितना है? लगभग 20%, और इन्हीं शहरों में क्या? 12% लगभग ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। वर्तमान में कितने शहर हैं इनके साथ? 96 शहर सदस्य हैं इनके। भारत की जो है नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता इसके सदस्य हैं। और 2022 में C40 शहर सम्मेलन का हुआ था ब्यूनस आयर्स में। ठीक है, ध्यान रखना, अगर ये भी पूछें कि इस साल C40 का शहर सम्मेलन, और ये भी पूछ सकते हैं कौन कौन से हैं। दिल्ली हो गया हमारा, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक सम्मेलन में द फ्यूचर वी वांट का मसौदा प्रस्तुत किया गया? तो ये मसौदा किया गया था रियो +20 सम्मेलन में। ये 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे हुए थे, क्योंकि ये कब शुरू कराया था? 1992 में, उसके 2 दशक पूरे हुए 2012 में। जो 1992 में किया गया था उसमें क्या? एजेंडा 21 का मसौदा भी किया गया था, तो उसके 5 साल बाद उसकी समीक्षा की थी 1995 में न्यूयॉर्क में, और उसकी फिर 5 साल बाद मतलब 92 में, और 2002 में। उसे अर्थ पृथ्वी 10 भी बोलते हैं, जैसे इसे अर्थ सम्मेलन बोलते हैं, इसे पृथ्वी 10।
और 2012 वाले को पृथ्वी प्लस 20b कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन छिद्र के संबंध में कौन सा असत्य कथन है? तो ओजोन परत में छेद सर्वप्रथम फोरमैन द्वारा 1973 में अंटार्कटिका में देखा गया। तो ये बिल्कुल ठीक है। ओजोन छिद्र की मापने की इकाई क्या? एडॉप्शन मीटर, ये भी ठीक है। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र में वृद्धि सबसे अधिक कब होती है? सितंबर अक्टूबर माह में देखी गई, ये भी ठीक है। ओजोन परत के छेद का प्रमुख कारक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इसका प्रमुख कारण है क्लोरीन। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाईफ्लोरोकार्बन, हैलोजेंस, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, मिथाइल क्लोरोफार्म, मिथाइल ब्रोमाइड, इन जैसे रसायन होते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययनों ने क्या करा है? क्लोरीन का जो एक अणु होता है उससे क्या लगभग 1 लाख अणुओं को तोड़ता है ओजोन के। इसके अतिरिक्त अगर इसके अलावा की बात करें तो जेट विमान द्वारा उत्सर्जित होने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण वो भी ओजोन परत की छेद की समस्या होती है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना, ये सारे तथ्य याद रखिए। ओजोन परत छेद का फोरमैन अंटार्कटिका में मापने का एडॉप्शन मीटर है ही, और अक्टूबर माह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक जारी किया जाता है, ये किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। प्रकाशन की बात करें कब से हो रहा है? ये हो रहा है 2002 से। ये क्या है? सतत पर्यावरण विकास का दस्तावेज है एक। उनके मतलब ये मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका पर्यावरण चेतना आदि कार्यों के लिए किया जाता है। और 2002 में पर्यावरण निष्पादन सूचकांक भारत क्या है? भारत जो है, और 2022 की रैंकिंग की बात करें तो बिल्कुल अंतिम स्थान पर 180वें स्थान पर रहा भारत। और हर एक 2 साल में प्रस्तुत की जाती है EPI 180 भारत, और हर 2 साल में की जाती है। और कब से की जा रही है? 2002 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रुको और जाओ की अवधारणा का संबंध निम्नलिखित किस अवधारणा से है? तो ये है नवनियतिवाद से। नवनियतिवाद के जो अवधारणा के जनक कौन है? ये हैं ग्रिफिथ टेलर। इन्होंने प्रकृति के संबंध में क्या किया था? दोनों अतिवादी अवधारणाओं, जैसे नियतिवादी में क्या था? केवल प्रकृति श्रेष्ठ। नियतिवादी में क्या है? केवल प्रकृति श्रेष्ठ। और संभववादी में मानव श्रेष्ठ का खंडन किया था। प्रकृति के संबंध में रुको और जाओ की अवधारणा दी थी, जो ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने के समान है। जैसे रोड पर जैसे ट्रैफिक सिग्नल होता है, उसमें रुको और जाओ के संबंध उन्होंने कहा था। मतलब मानव को पहले प्रकृति को समझने का प्रयास करना चाहिए, उसके बाद ही अपनी विकास नीतियों का निर्धारण करना चाहिए। इसे सतत विकास की अवधारणा संबंधित है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है, ये आप अपने मेंस में भी लिख सकते हैं सतत विकास से रिलेटेड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सही कथन का चयन करें। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर OECM टैग उन क्षेत्रों को देता है जो संरक्षित नहीं है लेकिन वहाँ समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये क्या है? संरक्षित नहीं है लेकिन जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। अगर अरावली जैव विविधता पार्क OECM टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला स्थल है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, भारतीय पारिस्थितिकी पदचार की नाप की इकाई है, तो इसकी इकाई है मंडलीय हेक्टेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य? तो विश्व के कुल 17 मेगा डाइवर्सिटी प्रदेशों में भारत शामिल है। नहीं, भारत शामिल नहीं है। तो इन्होंने नहीं सही पूछा है, तो भारत शामिल है। भारत को जैव विविधता की दृष्टि से क्या? बहुत ही समृद्ध देश है। और जैव विविधता की दृष्टि से भारत जो है विश्व के क्या? 10वें और एशिया के शीर्ष 4 देशों में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और विश्व के जैसे कुल जैव विविधता क्षेत्रों में से जहाँ प्रजातियाँ अत्यधिक पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? हॉटस्पॉट कहा जाता है। और हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? नॉर्मन बायर्स ने। ये बिल्कुल ठीक है। और कब किया था? ये किया था 1988 में। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो केवल 2। ठीक है, ध्यान रखना, हॉटस्पॉट शब्द नॉर्मन मायर्स हॉटस्पॉट। ठीक है, केवल 2, 1988 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? न्यूनतम भूमि को कहते हैं पारिस्थितिकीय पदचाप। तो ये पदचाप क्या है? ये पदचाप या पद चिन्ह भी बोल सकते हैं इसे।
पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों पर मानवीय मांग का मापक है। ठीक है, इंसान की मांग की तुलना में पृथ्वी की पारिस्थितिकी की पुनरुत्पादन क्षमता से करता है। ठीक है, इसलिए इसने क्या भूमंडलीय हेक्टेयर इसका मात्रक है। अभी क्वेश्चन पहले भी आया था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार। 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया। ये बिल्कुल ठीक है कि 1997 में कहाँ आया था, क्योटो शहर में। क्योटो प्रोटोकॉल क्या 16 फरवरी 2005 को लागू हो। ये भी बिल्कुल ठीक है, तो दोनों कथन सत्य है, तो सी एक और दो दोनों सही। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करेंगे, ये क्या है, यूएनएफसीसी से जुड़ा क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और ये बाध्यकारी है। अगर प्रोटोकॉल का क्रियान्वयन से संबंधित नियम की बात करें तो ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था माराकेश 2001 में COP7 में इसे अपनाया गया था। इसे इसलिए माराकेश समझौता भी कहते हैं। अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए तो क्योटो प्रोटोकॉल का मेन उद्देश्य क्या है, तो ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसों को स्थिर रख करने के लिए, ठीक है, स्थिर करने को प्रोत्साहन करता है ये। और अभी हाल ही में कौन सी मतलब COP27 हुआ है लास्ट ईयर, कहाँ हुआ, मिस्र के शर्म एल शेख में। ठीक है, और अगर COP28 की बात करें तो COP28 कहाँ होगी, COP28 होगी 2023 में UAE में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब करंट अफेयर है 25 क्वेश्चन। मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास संसाधन समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है, तो भारत का रहा है 136वां स्थान। तो ये बात करें, ये कौन रिपोर्ट जारी करता है, ये करता है UNSDSN द्वारा जारी किया गया। ये कब से प्रकाशित कर रहा है, 2012 से प्रकाशित कर रहा है। और 2022 की रिपोर्ट में सबसे ऊपर कौन है, फिनलैंड, ज़्यादातर यही रहता है वैसे, फिनलैंड। और भारत की बात करें तो भारत क्या है, 136वां नंबर है। और सबसे कम खुशहाल की बात करें तो अफगानिस्तान, वो कितने नंबर में, 146। ठीक है, भारत हमारे पास केवल 10 नंबर ही है टोटल में से। तो ठीक है, भारत कितने, 136, अफगानिस्तान 146, नंबर 1 फिनलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 94 ऑस्कर पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही सुमेलित है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा बिल्कुल ठीक है। और इसके निर्देशक कौन थे, इसके निर्देशक थे सियान हैडर। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो वो था विल स्मिथ। हाँ, ये कौन सी फिल्म के थे, किंग रिचर्ड। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एरिना डिवोस, नहीं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी चेस्टन, जेसिका चेस्टन। और फिल्म कौन सी है, द आइज ऑफ टैमी फेस। तो 1 और 2 सही है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की मंजूरी प्रदान की गई। इसका उद्देश्य था वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करना। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 140वीं बैठक की मेजबानी का अधिकार प्राप्त, तो ये हुआ है भारत को। अगर 139वीं की बात करें तो ये चीन को हुआ है। और भारत इससे पहले कब कौन सी बैठक की थी, 1983 में आयोजित हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। और 139वीं, 139 चीन की थी, 140वीं भारत की है। और इससे पहले भारत ने कब की थी, 1983 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2022 में भारत और किस देश के रक्षा बलों के मध्य लामाती 2022 नामक संयुक्त सेनाभ्यास आयोजित किया गया, तो ये कहाँ किया गया था, ये किया गया था भारत और सेशल्स के मध्य किया गया था। और ये कहाँ हुआ था, ये भी सेशल्स के रक्षा अकादमी सेशल्स में ही हुआ था। और ये द्विवार्षिक समझो वो है प्रशिक्षण। इसका आयोजन कब से हो रहा है, 2001 से। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना, लामाती 2022 भारत और सेशल्स संयुक्त सैन्याभ्यास, लामाती भारत 2022। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2022 निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटरों में से एक लगातार 6 विश्व कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। तो महिला क्रिकेटर कौन बनी है, मिथाली राज। ये उपलब्धि कब हासिल की इन्होंने, ICC महिला विश्व कप के पहले मैच में पाकिस्तान के विरुद्ध हासिल की है। और सचिन तेंदुलकर और जावेद मियांदाद के बाद क्या है, 6 विश्व कप खेलने वाली है, तीसरी और पहली महिला क्रिकेटर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2022 में चर्चा में रहे कवच सुरक्षा प्रणाली का संबंध है, तो इसका संबंध है रेलवे द्वारा विकसित ट्रेनों की सुरक्षा प्रणाली है। ये किसने बनाया था, RDSO
द्वारा ट्रेन के संचालन में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। फरवरी 2022 में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट द्वारा विश्व स्तर पर अरबपतियों की संख्या भारत का स्थान है तीसरा। और पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर है यूएसए, दूसरे स्थान पर है चाइना और भारत है थर्ड पर इंडिया। और अरबपति की बात करें तो यूएसए में 748, चीन में है 554 और इंडिया में है 115। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस और तिथि। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया था? 21 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया था? 22 मार्च को। और दलहन दिवस ये मनाया था 10 फरवरी को। तो सी ऑप्शन इसका सही जगह। विश्व आदिवासी भूमि 2 फरवरी को। ठीक है, याद करने का एक तरीका है कि वन दिवस 21 मार्च को, तभी तो हम खुश रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस वन दिवस 21 और 22 मार्च। खुश हैं तभी 22 मार्च में प्रसन्न होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2000 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो ये किया गया था एंटानानारिवो, माडागास्कर में किया गया था। ये क्या है? ये हरित रहा है, मतलब ग्रीन रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2022 में प्रदान किए गए प्रतिष्ठित प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बुर्किना फासो के आर्किटेक्ट देइबेदो फ्रांसिस कैरे को 2022 का ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ये पुरस्कार पाने वाले वे पहले अफ्रीकी हैं। तो ये दोनों ही ठीक हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये आर्किटेक्चर में क्षेत्र में दिया जाने वाला क्या है? सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसे ही आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2022 में सिगरेट समेत सभी तंबाकू उत्पादों की लत छुड़ाने के लिए लोगों की मदद हेतु क्विट टोबैको ऐप नामक किसके एक के द्वारा जारी किया गया? तो ये किया गया था WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2022 में निम्नलिखित में से किस एक देश ने अपने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो ये किसने किया? ये किया है ईरान ने। और ये कहाँ से किया गया? शाहरूद स्पेस पोर्ट ईरान से किया गया है। इसको क्या पृथ्वी से 500 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल में निम्नलिखित में से किसी को पराजित करके किया? ये किया डेनियल मेदवेदेव को। और महिला एकल की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को नहीं है, वो एशले बार्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2022 में प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। उनका मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम था हेमा मंगेशकर। और इन्हें भारत रत्न कब मिला था? 2001 में। और 1999 में मिला था पद्म विभूषण। और 1969 में मिला था पद्म भूषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा निवेशकों को सशक्त एवं जागरूक करने के लिए उद्देश्य से किस एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया? तो ये किया गया था सारथी को। इसके उद्देश्य क्या था? निवेशकों के प्रतिभूति बाजार में जानकारी प्रदान करने के लिए उन्हें सशक्त बनाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीवॉक्स द्वारा जारी भारतीय कौशल रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाले राज्यों का सही क्रम। तो इसका सही क्रम है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2022 में गिलबर्ट एफ होंगबो को किस अंतर्राष्ट्रीय संसद के महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो वो चुना गया ILO। ये कौन थे? कहते हैं अफ्रीकी देश के टोगो के पूर्व PM। और इस पर चुने जाने वाले पहले अफ्रीकी हैं। ठीक है, ILO अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेनिस पोलो सुलीवन को वर्ष 2022 के लिए गणित के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह किस देश के निवासी? वो किसके? अमेरिका के। और इसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उद्यमी अनुकूल वातावरण तथा क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 7 मार्च 2022 में गल्फ बिजनेस समिट का आयोजन किस राज्य केंद्र शासित द्वारा किया गया? तो ये क्या गया था? जम्मू एंड कश्मीर। इसके माध्यम से क्या गया? J&K के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों की तलाश हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण वाष्पीकरण के मूल्यांकन में योगदान हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष 2022 का स्टॉक होम वाटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट को। और इसे क्या है? जल का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, मार्च 2022 में प्रारंभ की गई तेजस
स्किलिंग प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है विदेशों में भारतीयों को कौशल प्रदान करना। ये परियोजना क्या है? ये स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के तहत क्या है, भारतीयों को प्रशिक्षित करने की एक पहल है। ठीक है, इस परियोजना को कौन देख रहा है? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था दुबई में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर को विश्व स्तर के दूसरे सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर का दर्जा दिया गया है। ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, ये की गई है यूनेप के द्वारा। ठीक है, दुनिया के पहले शहर की बात करें तो वो कौन है? ढाका, बांग्लादेश का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2022 में विश्व बैंक द्वारा दुनिया का पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया गया। इसका उपयोग किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका में काले गैंडों को संरक्षण करने के लिए। और इससे कितने रुपए जाएंगे? 150 मिलियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुजलाम 2 अभियान का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका है ग्रे वाटर मैनेजमेंट। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा मार्च 2002 में इस अभियान को क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। और इस वर्ष की थीम क्या है? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। दोस्तों, यहाँ हमारा 10th नंबर टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अगले टेस्ट में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।